नहीं, मेरे तो ख्याल से इस फैसले के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। क्या आप टेररिज्म के चार्जेस सिर्फ इसलिए इंक्लूड करेंगे? क्या किसास दियत के कवानीन वैसे ही रहेंगे? इस मुल्क में कितने लोग हैं जो कत्ल होते हैं, उनके ख़ानदानों को, उनकी फैमिलीज़ को इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि रियासत इंटरेस्टेड ही नहीं है। बाकी सब तो ऐसे ही हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। उनके जहन में ये चीज़ ज़रूर आएगी क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा तोशा खाना रेफरेंस से उठे हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। इस हफ्ते बहुत सी मेजर डेवलपमेंट्स हुई मुल्क में। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये थी कि ईसीपी ने फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दे दिया तोशा खाना रेफरेंस में। और जिस दिन उनका फ़ैसला आया, जिसमें उन्हें डीसीट एक तरह की डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ उनको रवाना कर दिया गया, उसी दिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी ये कह दिया कि वो 5 हफ्ते के अंदर अंदर रिटायर हो रहे हैं, वो घर जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। तो इससे भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा हमारी पॉलिटिक्स पे। इसके अलावा एक ऐसी खबर आई जिसने हमारे मुल्क के बहुत से लोगों को बहुत डेविस्टेट कर दिया, जिसने मुल्क के अगर थोड़े बहुत लोग रह गए थे जिनका कोई ईमान था इस मुल्क के अदालती निज़ाम पे, तो वो भी ख़त्म हो गया। और वो था कि शाहरुख जतोई को जाने दिया गया। उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, वो अपने घर चले गए। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बोला गया और इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो परेशान हुए, गमज़दा हुए और बहुत गुस्से में भी आ गए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने गरीदा फारूकी साहिबा के बारे में एक और कमेंट दिया और जो वो अक्सर देते रहते हैं, उनके अटैक्स ऑन मीडिया तो चलते रहते हैं और उनके अटैक्स ऑन वुमेन भी चलते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो जर्नलिस्ट थे इब्रार साहब, जिन्होंने ये ओरिजिनल तोशा खाना की स्टोरी ब्रेक की थी, सबसे पहले उन्होंने की थी, उन्होंने भी कुछ बताया थोड़ा बहुत कि उनके साथ क्या होता रहा उस अरसे के अंदर जिस टाइम पे पीटीआई की गवर्नमेंट थी और वो इस स्टोरी को ब्रेक कर रहे थे, इस स्टोरी के पीछे जा रहे थे कि उन्हें डिटेल्स मिले। तो ये सारी बातें आज हमने करनी है शो में। और इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें होती रही हैं, वी थॉट दीज वर द 4 मेन टॉपिक्स। तो वील फर्स्ट स्टार्ट विद द ईसीपी डिसीजन। तो इसमें मैं पहले मेमल के ऊपर डालने लगी हूँ। तो मेमल, इस डिसीजन का पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा? एक जो फौरन दिमाग में आता है कि इस फैसले से, देखिए ये जो है इसके अंदर काफ़ी एक तरह से कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुई है इसके अंदर। इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो ये है कि क्या पीटीआई को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त पीटीआई को उस तरीके का नुकसान नहीं कोई होगा, कोई बहुत मेजर। अभी तो खैर वो वैसे भी चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं। और वैसे मैंने मंडे को लगनी है उनकी। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये कि जो एक करप्ट प्रैक्टिसेस का टैग जो है इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मिस्टर क्लीन, उनके ऊपर कभी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, ये जो एक टैग उनके साथ इसकी वजह से अटैच हो रहा है ना, ये ठीक है। उनके वोटर सपोर्ट को तो कोई मसला नहीं होगा इस चीज़ से। लेकिन जो लोग होते हैं या स्विंग वोटर्स होते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं ये बिल्कुल बाकी सब तो ऐसे ही हैं लेकिन ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, उनके जहन में ये चीज़ ज़रूर आएगी क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा तोशा खाना रेफरेंस से उठे हैं। ख़ास तौर पे जो राना अबरार साहब है जिन्होंने एक्चुअली ये स्टोरी ब्रेक की थी, सहाफ़ी हैं, उनको बहुत ज़्यादा तंग भी किया गया था। उस पर खैर हम बाद में आएंगे जब हम अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट पे बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ सवाल रेज़ किए थे कि किसने पेमेंट की थी, क्या ये जो गिफ्ट्स हैं पहले रिटेन करके फ़ौरन बेच दिए गए थे, तो क्या पेमेंट पहले हुई थी कि नहीं हुई थी, और उनके सोर्सेज जो है वो उनको दूसरी चीज़ किस अकाउंट से पेमेंट हुई थी तोशा खाना को भी, और ये कि इमरान खान साहब को कहाँ से पैसे किस अकाउंट से आए थे। बहुत सारे उन्होंने जो है वो सवालात रेस किए हैं जो कि एक्चुअली बड़े स्कैंडलस है। तो इन चीज़ों के जवाबात अभी वो भी कह रहे हैं कि मिले नहीं हैं। तो ये चीज मेरे ख्याल में जो ये करप्शन टैग है ना, जो वो सबको इमरान खान साहब चोर चोर और ये सब कहते थे, वो जो है वो एक्चुअली काफी थोड़ा सा तो स्टिक करेगा ना। सवालात तो उठे हैं इस चीज के ऊपर। ठीक है। अच्छा, वैसे आपने बात की कि इमरान खान साहब मिस्टर क्लीन, तो एक चीज तो ये भी है ना कि इमरान खान साहब ने इस हफ्ते और भी 1-2 काम किए ना। एक तो उन्होंने वो गरीदा फारूकी के बारे में जजमेंट पे शायद अगर रीमा उसके ऊपर कुछ कहना, ऑर्डर के ऊपर। हाँ, वो मैंने अभी तक पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई ऑफिशियल कॉपी ईसीपी से नहीं आई, लेकिन जो कुछ पैराग्राफ्स उसके लीक हुए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ कैसे लीक हो गए, ये भी एक सवाल है। वो मैं तो उससे कन्विंस्ड नहीं हूँ। मिस डिक्लेरेशन, कंसीलमेंट अपनी जगह, ईसीपी की फाइंडिंग्स हम देखेंगे डिटेल्ड उनके डिसीजन में क्या है, लेकिन ईसीपी के पास क्या वो ज्यूरिस्डिक्शन है
कि वो इमरान खान साहब को चाहे कम मुद्दत है ज़्यादा मुद्दत है लेकिन डिसक्वालीफाई कर सके, मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा एक सवाल है। और जो वो 2 पैराग्राफ्स रिलीज़ हुए हैं उसमें ना उन्होंने किसी कानून का इशारा दिया है ना किसी प्रोविज़न का जिक्र किया है कि ECP ने ये जुरिस्डिक्शन कैसे अज्यूम कर ली। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक सवाल होगा और अभी तक मैं कन्विंस नहीं हूँ ECP की रीजनिंग से। दूसरी चीज़, बहुत से लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको कि नवाज़ शरीफ भी डिसक्वालीफाई हो गए, यूसुफ रज़ा गिलानी भी डिसक्वालीफाई हो गए, सो ऑन। मेरा ख्याल है बहुत फ़र्क है। एक तो ये कि एक बुनियादी हक होता है हर इंसान का कि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आए वो उसकी अपील कर सके। अब इमरान खान साहब के पास बिल्कुल सही बात है, उनके पास अभी हाई कोर्ट में भी अपेलेट फोरम है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी वो जा सकते हैं, तो उनके पास ये राइट है। बहुत से और लोगों के पास नहीं थी। जब नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया वो प्राइम मिनिस्टर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया वो प्राइम मिनिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया वो कहीं नहीं जा सकते थे, वो कहीं अपील नहीं कर सकते, ये अहम बात है। तो मेरा ख्याल है जब हम कंपैरिजन्स कर रहे होते हैं, डिसक्वालिफिकेशंस की जो पूरी हमारी सियासत है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, वो अपनी जगह तबसरा एनालिसिस दुरुस्त है, लेकिन किस तरह वो इंडिविजुअल्स पे अप्लाई करता है उस पर भी नज़र आता है, कुछ लाडले हैं और कुछ नहीं। जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने हफ्ते के रोज़ जो है इस चीज़ पे ये मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले पर ये उठाया था सवाल AJ कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, उन्होंने कहा कि कैसे बेटे से सैलरी ना लेने के ऊपर इस तरीके से चुकी है। मतलब ये सवाल बहुत एम्बैरेसिंग है। मैं इंटरनेशनल मीडिया में भी हेडलाइंस पढ़ रही थी कि आपने गिफ्ट्स बेच दिए, तो इसके जो ऑप्टिक्स है, जो मैसेजिंग है वो बहुत एम्बैरेसिंग है फ्रैंकली। अच्छा, आपने गिफ्ट्स बेच दिए, कि गिफ्ट्स बेचे, पैसे बाद में दिए पहले। मेरे तो ख्याल से इस फैसले के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। क्योंकि देखिए वो एक तरह से डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुए ना, सिर्फ 1 साल के लिए। वो वैसे भी नहीं पार्लियामेंट जा रहे थे, ना ही उनका कोई प्लान था। एक उन्होंने इलेक्शन लड़ना था कुरम में, वो भी अब शायद नहीं वो लड़ सकते, अब उनके कवरिंग कैंडिडेट लड़ेंगे। लेकिन वो जो उनका एक नैरेटिव था, जो बयानिया था कि ये सब मिलके मुझे डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे साथ मुकाबला ही नहीं कर सकते इलेक्शन में, वो उनका जो सपोर्टर है, जो उनका कारकुन है, उसको वो तो यही कहेगा कि ये। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून है उनकी तो आपने देखा शायद खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू दिया तलत हुसैन को, जिसमें उन्होंने कहा ये कि क्योंकि मैशत का इतना बुरा हाल है, जो मेरे ख्याल से वो काफ़ी हद तक सही बात कर रहे थे कि हमारा तो अगले इलेक्शन में सफाया हो जाएगा। तो दूसरी तरफ एक इतना डिफीटिस्ट एटीट्यूड और एक तरफ एक शख्स जो अब खुल के आराम से वो अपनी लॉन्ग मार्च भी करेंगे, अपने एहतजाज भी करेंगे, अपने जलसे भी करेंगे। एक चीज़ मेरी इसमें ज़रूर है कि एक्चुअली खान साहब क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग बहुत अच्छी करते हैं ना, हमने देखा कि उनकी मकबूलियत भी बहुत ज़्यादा नैरेटिव की वजह से। उन्होंने ECP और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बहुत पहले से नैरेटिव बनाना शुरू किया था। डस्का के इलेक्शन से वो शुरू हुए थे, फिर जब उन्हें पता चला कि फॉरेन फंडिंग केस में भी आ सकता है क्योंकि उसके अंदर कुछ मसाइल हैं, तोशाखाना रेफरेंस में भी ECP का किरदार हो सकता है, ज़ाहिर बात है उनके सामने वो चीज़ पेश हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं उन्होंने फिर नैरेटिव एक्चुअली अपने सपोर्टर्स के लिए बनाया है कि ये तो हैं ही गलत किस्म के लोग, ख़राब लोग हैं, इन्होंने तो मेरे खिलाफ देना ही देना है। तो ये नैरेटिव की भी एक बात है। और जैसे आपने कहा कि नून लीग का क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डिफीटिस्ट किस्म का नैरेटिव है, उनके अपने इंटरनल भी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। 2 तरह की इसके अंदर बयानियाँ आ रहा है, एक ये कोई बयानियाँ नहीं है, वो बयानियाँ नहीं, 2 तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। वो ये कि एक ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो चीज़ें थी वो डिलीवर करनी थी वो उन्होंने डिलीवर कर दी। यानी कि जब 1 पेज पे आकर या एक हाइब्रिड निज़ाम जिस तरह होता है उसके अंदर केसेस जो अपील नहीं लग रही थी, अपीलें भी लग गई, फिर उसके अंदर जो है वो फैसले भी हो गए, जिसकी वजह से अब मरियम साहबा बाहर हैं, मियाँ साहब तो ऑलरेडी बाहर थे, तो कब वो आएंगे इसके ऊपर भी है कि कुछ अर्सा वो बाहर रहें और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वही बागदौड़ सारी संभाले। दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इवेंचुअली यही चाहते हैं कि मरियम नवाज साहबा जो है वो पार्टी का होल्ड उनके पास हो और शहबाज साहब जो है वो हुकूमत करते रहें, लेकिन पार्टी का होल्ड हो। लेकिन उसमें उनको थोड़ा सा ख़तरा ये है कि अभी क्योंकि पार्टी और हर चीज़ जो है वो शहबाज साहब के पास है, तो इसलिए अगर उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट भी ऐसी की तो ये ना हो कि पार्टी के अंदर ही, क्योंकि जिस तरह पार्टी के अंदर दो धड़े तो हैं कि वो जो है स्ट्रॉन्गर धड़ा जो है शहबाज साहब का वो होना है, तो कंफ्यूजन है। और दूसरा देखिए बिल्कुल ये बात है क्योंकि एक नून लीग के अंदर ये धड़ा था, जैसे आपने शाहिद साहब की बात की, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहते थे, जो कहते थे 5 साल पूरे करने थे, खुद ही अपने बोझ तले जो है अगले इलेक्शन हार जाएंगे। तो वो वाले जो है वो तो वैसे ही नाराज हैं और सब नाराज वैसे
इसमें बहुत लोग ये कहते हैं कि शहबाज साहब ने जो एक्चुअली चीज़ें अचीव करनी थी बहुत सारी, तो उन्होंने अचीव करके भी दे दी ना, कि यानी कि मरियम नवाज साहबा का पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, केसेस थे, उसके अलावा जो है उनके अपने केसेस थे और बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा मुझे बताएं, पीटीआई और इमरान खान साहब से दूरियां भी बढ़ गई। पीटीआई के अंदर इस फैसले के बाद किसको फायदा हुआ होगा? हाँ वो जैसे मीम्स देखिए, बड़े मजे के मीम्स हैं। आप लोगों ने मीम्स देखे थे? मीम गेम तो पाकिस्तान की बेस्ट है ना, तो वो बड़ी ज़बरदस्त मीम गेम। वो इमरान खान साहब की जीत के बाद भी बड़े मज़े के मीम्स आए थे, लेकिन ये भी आज सॉरी ये जब फैसला आया था तो उसके बाद जो मीम्स शाह महमूद कुरैशी और बाकी लीडरान के बारे में आए थे वो बड़े फनी थे। वो कौन सा वाला था जो तुम्हें बहुत पसंद आया था? वो एक है कि ये एहतजाज किधर करेंगे, ये तो उनकी तो अपनी हुकूमत है 2 सूबों में, तो वो आपको हम इस पे वीडियो दिखाते हैं। और फिर एक था कि इमरान खान साहब को क्यों डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, क्यों रीमा? क्योंकि हसन जावेद हैं, एक एकेडमिक हैं, उन्होंने लिखी बहुत एक शुरू में वो बहुत मोतबर और स्कॉलर हैं, तो उन्होंने लिखा ये थ्रेड है जो बताती है क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। सब ने देखा कि क्या उनकी इंसाइट्स हैं। वो तस्वीरें थी इमरान खान साहब की जिसमें वो हैंडसम लग रहे हैं, जिसमें वो बहुत पेट्रियाटिक लग रहे हैं, जिसमें वो बहुत सोच में गुम हैं। तो वो पूरी थ्रेड थी इमरान खान की, बहुत खूबसूरत परफेक्ट तस्वीर उनकी, हाँ, और जिसके बहुत अंदर वो से यूं भी लोगों थे, ने यूं भी किया थे। कि कानून सियासत कोई ज़रूरत नहीं है उस तरह के तबसरे की, आप बस ये हैंडसम तो है ना। हाँ, हाँ। और मुझे सबसे जो फनी लगा था ना वो ये, अब आप देख सकते हैं इस वक्त, ये वो अक्षय कुमार की फिल्म से एक सीन था जिसके अंदर वो रोते रोते हंस रहे थे, अंदर से वो हंस रहे थे, तो लिखा हुआ था कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी असद उमर के दिल में लड्डू फूट रहे हैं। किसी ने परवेज खट्टर का भी नाम इसी से और चलाया एक था। वैसे वो जो इमरान खान साहब के जो नैरेटिव है ईसीपी के ऊपर और सिकंदर सुल्तान राजा साहब के, उसके ऊपर भी एक है कि हाँ, सिकंदर सुल्तान राजा साहब आ रहे हैं और क्या किस तरह से झुक रहे हैं। आज ये तो होगी बात ईसीपी वाले डिसीजन पे, इससे थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है बाजवा साहब का बयान भी, एंड सो मोस्ट लाइकली जो एक करवानी थी पोस्टिंग शायद वो अब ना हो सके, क्योंकि अब तो अगर वो 5 हफ्ते में जा रहे हैं तो फिर तो सीनियर मोस्ट तो वही लोग हैं जिनके हम पहले नाम सुन रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, अब पता नहीं लॉन्ग मार्च होती है कि नहीं। अच्छा रीमा, यू वांटेड टू टॉक अबाउट द शाहरुख शतोई केस। यस, इंसाफ के निज़ाम की भी बात करनी चाहिए। अक्सर हम ये जो मैक्रो पॉलिटिक्स है उसमें इतना फंस जाते हैं कि इस मुल्क में आम शहरी के लिए ये स्टेट, ये रियासत, सबसे आपका जो पड़ता है ताल्लुक़ आपका पुलिस अदालत से ही होता है ना, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो तो ये रियासत क्या है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। मेरा ख्याल है उसकी हमें एक मिसाल मिली, एक और मिसाल मिली जब शाहजेब खान के कत्ल के केस में जो मुजरिम थे उनको अक्विट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब ये बहुत अरसे से केस चल रहा है, 2012 से, और हमने देखा है इसमें हर तरह का जो इल्ज़ाम लगता है हमारे मुल्क में इंसाफ के निज़ाम पे वो हाईलाइट होता नज़र आता है। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी, उनकी हुकूमत, बाकी इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने किस तरह फैसिलिटेट किया। उस वक्त तो मुल्ज़िम थे, उनको मुल्क से बाहर जाने दिया, जब उनको सज़ा भी हो गई हस्पताल में उन्हें आराम से जाने देते थे, वो प्राइवेट वार्ड में रहें, और झूठी एक्सक्यूज़ेस बना के, कोई प्रूफ नहीं है कि उन पे कोई सच में कोई मेडिकल इमरजेंसी थी। जेल में बेहतरीन फैसिलिटीज़ दी गई। तो सबसे पहले तो ये, और मेरा ख्याल है एक दफ़ा मुराद अली शाह साहब से पूछा गया कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में रह रहे थे, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा मीडिया के पास और कुछ नहीं है, आप इस पर क्यों बात कर रहे हैं। बाद में ठीक है सस्पेंशंस भी कुछ ऑफिसर्स की हुई, लेकिन नज़र आता है कि उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। उनको नज़र नहीं आ रहा था कि इंसाफ का कत्ल हो रहा है, लोग देख रहे हैं, उनका ऑलरेडी जो परसेप्शन है निज़ाम के ऊपर वो बहुत मतलब बद से बदतरीन होता चला जा रहा है, और आप कह रहे हैं आपके पास कुछ और नहीं है बात करने के लिए। दूसरा, फिर हमने देखा इस केस में सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गई। शुरू में इफ्तिखार चौधरी साहब, उनका एक्टिविज्म का पीरियड था, उन्होंने इसमें आप टेररिज्म के जो चार्जेस हैं वो इंक्लूड करें। अब मुझे तो शुरू से ये कंसर्न था कि ये सस्टेन नहीं होंगे, आज नहीं तो कल ये ओवरटर्न हो जाएंगे, और ये ना हो कि जो मुल्ज़िम हैं वो एक्विट हो जाए। और अनफॉर्चुनेटली वो हुआ।
क्योंकि हमारे मुल्क में किसास दियत के कवानीन हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप डरा धमका के जो विक्टिम हैं उनकी फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं कि आपको पार्डन कर लें या ब्लड मनी दियत ले लें, तो रियासत जो है वो केस परसू नहीं करती। और यही हमने देखा, एक सुलहनामा जो है वो सामने आया और उसके बाद जो कत्ल है उसका केस जो है वो मुश्किल है चलना। इसलिए अक्सर टेररिज्म के चार्जेस जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, क्योंकि टेररिज्म कंपाउंडेबल नहीं होता, उसमें आप पार्डन नहीं कर सकते, दियत लेके माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन इशू क्या है कि क्या आप टेररिज्म के चार्जेस सिर्फ इसलिए इंक्लूड करेंगे? क्या किसास दियत के कवानीन वैसे ही रहेंगे? इस मुल्क में कितने लोग हैं जो कत्ल होते हैं, उनके ख़ानदानों को, उनकी फैमिलीज़ को इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि रियासत इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसमें एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी है इस किसास दियत के राउंड जो चलती है, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हैं कि इंसाफ हो। अब देखिए, अदालतों के पास भी फसाद फिल अर्ज़ का एक रास्ता है जब तक कवानीन जो है वो चेंज नहीं होते। उसमें ये होता है कि अगर कोई बहुत ब्रूटल शॉकिंग तरह से किसी का मर्डर किया गया है, कोई जुर्म हुआ है, तो अदालत के पास डिस्क्रेशन है कि वो उसकी जो अगर माफ़ी हो भी जाती है, दियत हो भी जाती है, आप उसको एक्सेप्ट ना करें। लेकिन हमारे मुल्क में आपने सुना है केसेस जिसमें अदालतें इस्तेमाल करती है डिस्क्रेशन? नहीं करती। इसमें छोटी सी टेक्निकलिटीज़ भी हैं कि क्या वो ताज़ीर ऑफेंसेस में कर सकती हैं या नहीं, कितनी डिस्क्रेशन है, क्या सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है अपील में अगर पहले ये रेज़ ना हुआ हो इशू। ये सब सवालात हैं और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा हम इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बहुत दुख होता है, फ्रैंकली ये जब फैसला आया, एक मतलब आपके पास कभी कभी वर्ड्स नहीं होते आपके, आप किस तरह अपना एक्सप्रेस करो अपना गम, अपना गुस्सा। और ये केस तो इतना मीडिया में हाईलाइट हुआ, सिविल सोसाइटी ने उठाया, लेकिन फिर भी इस केस का ये अंजाम हुआ। अब आप देखिए कितने लोग हैं जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं होता, उनके साथ क्या होता है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो गैरत की बेसिस पे कत्ल किए जाते हैं, इतनी लेजिस्लेशन होती है लेकिन वो किसास दियत को नहीं ख़त्म करते, उसको फूल प्रूफ नहीं बनाते। वो छोटे छोटे लूप होल्स कि चले दहशतगर्दी में नहीं होगा, गैरत के नाम पे कत्ल पे नहीं अप्लाई करेगा, लेकिन ओवरऑल निज़ाम को आप नहीं बदलते। और एक कहा जाता है ना कि ह्यूमन लाइफ जो है वो इनवैल्यूएबल है, उसका आप कुछ मोल नहीं उस तरह से। लेकिन पाकिस्तान में है, हर साल हमारी रियासत एक नोटिफिकेशन देती है जिसमें वो बताते हैं कि 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर कितनी उसकी वैल्यू है। आजकल 43 लाख है और वो होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ दियत कि अगर आप किसी का कत्ल करते हैं, इंसानी जान की ये कीमत है पाकिस्तान में 43 लाख मिनिमम अमाउंट आप दे के आप छूट में एक गाड़ी आ जाती है बस गाड़ी में। और अच्छा, were you surprised by the verdict, both of you? मैं तो नहीं थी क्योंकि रीमा जैसे बात कर रही है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के बारे में, आपको याद है FIR लॉन्च नहीं हो रही थी शाहजेब खान के केस में, क्योंकि उनके रिश्तेदार थे नबील कबूल, उनके दबाव की वजह से FIR रजिस्टर हुई, तो ये तो केस शुरू भी शायद ना होता। और जिस तरह वो बाहर गए कि FIA ने स्टैंप नहीं लगाया हुआ था एंट्री का ना एग्जिट का, इसका मतलब कि इदारे भी मुलव्वस थे उनके साथ, उनको बाहर जाने दिया और वो सिर्फ वापस इसलिए आए क्योंकि पब्लिक प्रेशर पड़ा। तो मुझे मीडिया ने उठाया था बहुत ज़्यादा, हाँ मीडिया ने उठाया था। तो लेकिन अफसोस हुआ, और मुझे इससे ज़्यादा अफसोस हुआ इस सोशल मीडिया पे देख के कि जो शाहजेब की जो फैमिली है उनके बारे में जो कहा जा रहा था पैसे लेके बिक गए। जो एक सहाफ़ी थे जो शुरू से इनका केस कवर कर रहे थे, वो बता रहे थे कि उनके जो वालिद थे ही डाइड अ ब्रोकन मैन। वो कहते हैं कि आखिरी दिनों में वो ऐसे रोते थे कि बच्चों की तरह रो पड़ते थे जब वो अपने बेटे का नाम सुनते थे, और आखिरी दिनों में वो उनकी जैकेट पहन के अपने बेटे की फिरते थे, क्योंकि वो क्या कर सकते हो आप। देखिए हमने देखा है इवन ये नाज़िम जोखियो मर्डर केस के अंदर भी हमने ये चीज़ देखी है कि किस तरीके एंड में वो भी दियत पे ही सेटल हुआ, और वो भी कितना फोर्सफुली बाय फोर्स, एक्चुअली ये नहीं कि वो लेना चाहते थे या कोई ऐसे, लेकिन उनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर इसी तरह का जो है बहुत ज़्यादा
एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जिस तरह रीमा ने जो बात की है कि जब तक इस तरह के कवानीन होंगे जो ये मार्जिन देते हैं, मार्जिन देते हैं, ये हमारे पार्लियामेंट को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इन कवानीन को बदलना होगा। और हमारे अदालती निज़ाम को अगर बेहतर इंसाफ के निज़ाम को करना है तो ये कवानीन को बदलना होगा, क्योंकि वरना तो गरीब जो है वो कभी भी उनको कोई भी मर्डर करके दे कैन लिटरली गेट अवे विद मर्डर लीगली एंड लीगली। अब देखिए गैर कानूनी भी कितने तरीके होते हैं। आप एफआईआर ना कटने दें, आप इन्वेस्टिगेशन जो है उसको कमज़ोर बनाएं, आप साथ जो है साथ ना दें, जो केस है वो चलने ना दें, करप्शन, ख़रीदना जजेस को, ये सब तो हमें पता है होता रहता है। लेकिन ये एक कानूनी तरीका है टू गेट अवे विद मर्डर। हमने कंदील बलोच के केस में भी ये देखा, और बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ रिच एंड पावरफुल वो इस्तेमाल करते हैं ऐसे कवानीन का। ऐसा नहीं है। आप अक्रॉस द बोर्ड, ताहिर वास्ती साहब ने इस पर एक किताब लिखी जब से ये कवानीन आए, उसके बाद उन्होंने कहा क्रॉस द बोर्ड इसका इस्तेमाल होता है। इसके पीछे पूरे वकला जो हैं वो किस तरह, प्रोसिक्यूटर्स, आपके जजेस, उनका पूरा एक सिस्टम अब बन चुका है जिसमें सब मिलके यही कहते हैं कि बस सज़ा ना हो, बस किसी ना किसी तरह सुलह हो जाए ताकि रियासत पे बर्डन ना आए। और वही मैं बात करी थी, जब तक कवानीन नहीं बदलते, फसाद फिल अर्ज़ की आपके पास ऑप्शन है, जजेस के पास डिस्क्रेशन है, उसको भी तो शायद री इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं इंसाफ मिल सके। सिर्फ ऐसे केसेस में नहीं जो मीडिया में हाईलाइट होते हैं। हर शख्स को, इंसानी जान तो सबकी एक बराबर होनी चाहिए ना। वो जजेस वैसे हम सुनते रहते हैं, कभी ऑफ कोर्स हमें नहीं पता, लेकिन वो जजेस जो है वो सोशल मीडिया पे जो चल रहा होता है उससे इन्फ्लुएंस, इससे तो ना हुए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें बताएं इफ़ यू थिंक कि कोई खबर थी इस हफ्ते में जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, शायद आप लोगों को लगे फैटअप से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो गुड न्यूज़ थी इसलिए हमने डिस्कस नहीं की। गुड न्यूज़ कोई नहीं सुनना चाहता तो लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी तो प्लीज़ हमें कॉमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप लोगों ने मौला जट देख लिया तो वो भी बताइएगा कि फिर आप लोग डिड यू एग्री विद अस और नॉट, और आपको कैसी लगी। Thank you for watching Aurat Card.